नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एएसपी हिस्ट्री वाला पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने एक क्लास शुरू की थी जिसके अंदर हमने DSSP PGT हिस्ट्री का जो भी एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, उसके कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने शुरुआत के 50 प्रश्नों के बारे में हमने कल चर्चा की थी। आगे के जो प्रश्न हैं, इसमें टोटल जो 200 प्रश्न हैं, जो आगे के जो प्रश्न रहने वाले हैं 51 नंबर से आगे के, उनको हम आज की क्लास में जो चर्चा करने वाले हैं। तो करते हैं हम फिर आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास में रहेंगे 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी के आगे 101 से लेकर जो अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का जो वीडियो ये पार्ट 2 रहने वाला है। ये ऊपर आपको यहाँ पर पार्ट 1 दिखेगा, पार्ट 2 ही देख लेना, क्योंकि जो पहले PPT बनाई थी वो जिसमें एक ही पार्ट में 100 प्रश्न करने का विचार था, लेकिन इसमें 50-50 प्रश्न किए। तो इस PPT में ये पार्ट 1 लिखा होगा, लेकिन ये जो क्लास है ये पार्ट 2 है। तो जिन्होंने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख आए। 50 प्रश्न उसमें हमने उसके बारे में चर्चा कर रखी है। आज हम इसमें 51 नंबर से हम शुरू करने वाले हैं। तो हम करते हैं 51 नंबर प्रश्न से आज की क्लास को शुरू। सबसे पहला प्रश्न है कि उस विद्वान का नाम क्या है। उस विद्वान का नाम क्या है जिसने इतिहास की चक्रीय व्यवस्था प्रस्तुत की। इतिहास की चक्रीय व्यवस्था प्रस्तुत की और ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उस विद्वान का नाम क्या जिसने इतिहास की चक्रीय व्यवस्था को प्रस्तुत किया था और ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री नामक की पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पर 4 विद्वानों के नाम दे रखे हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है अर्नोल्ड टोयनबी, दूसरे नंबर पर है कार्ल मार्क्स, तीसरे नंबर पर है लियोपोल्ड वॉन रांके और चौथे नंबर पर है जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इनमें से कौन से हैं जिनकी पुस्तक है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री और उन्होंने इतिहास की चक्रीय व्यवस्था प्रस्तुत की थी। तो इनमें जॉन स्टुअर्ट मिल है। इनका संबंध इतिहास से नहीं बल्कि ये दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे। तो 4 नंबर ऑप्शन तो इसका गलत हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है रांके। रांके जो है, इन्होंने इतिहास को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ रूप में लिखने के समर्थक रहे थे। इन्होंने कहा था कि जैसा वास्तव में हुआ है वैसा ही लिखो, यानी कि जैसा वास्तव में हुआ दृष्टिकोण अपनाने वाले थे रांके। दूसरे नंबर पर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है ये भौतिकवादी इतिहास दृष्टिकोण इन्होंने दिया था, न कि चक्रीय सिद्धांत। इन्होंने इतिहास को आर्थिक वर्ग संघर्षों पर आधारित माना था। इन्होंने चक्रीय क्रम की कोई बात नहीं की थी। तो 2 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। पहले नंबर पर है अर्नोल्ड टोयनबी। अर्नोल्ड टोयनबी एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। अर्नोल्ड टोयनबी जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, इन्होंने सभ्यताओं के उत्थान और पतन को चक्रीय रूप में समझाया था। 1934 से लेकर 1961 के दौरान 1934 से 61 के दौरान इन्होंने लगभग 26 सभ्यताओं के विकास का तुलनात्मक अध्ययन किया था और इसी के आधार पर इन्होंने पुस्तक लिखी थी ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री और सभ्यताओं को चक्रीय रूप में समझाया था। तो चक्रीय इतिहास की जो चक्रीय व्यवस्था प्रस्तुत की थी ये अर्नोल्ड टोयनबी ने की थी। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन यूनानी इतिहास लेखन से संबंधित है। इनमें से कौन है जो यूनानी इतिहास लेखन से संबंधित है। 4 विद्वानों के नाम दे रखे हैं या 4 इतिहासकारों के नाम दे रखे हैं। इनमें से बताना है कि कौन है जो प्राचीन यूनानी इतिहास लेखन से संबंधित है। पोलिबियस, टाइटस लिवी, मार्क्स, पोर्सियस कैटो या फिर कॉर्नेलियस टेसिटस। इनमें से कौन है जो यूनानी इतिहास से संबंधित है। तो इनमें जो कॉर्नेलियस टेसिटस है ये रोमन इतिहासकार थे और इनकी प्रसिद्ध जो कृति एक है एनाल्स और हिस्टोरीज है। तीसरे नंबर पर इसमें मार्क्स पोर्सियस कैटो जो है यह भी ये इतिहासकार नहीं थे बल्कि ये रोमन राजनेता थे। दूसरे नंबर पर है टाइटस लिवी, ये भी रोमन इतिहासकार थे। इसमें पूछा है यूनानी इतिहासकार, तो यूनानी इतिहासकार इसमें से जो होंगे वो होंगे पोलिबियस जो हेलेनिस्टिक काल के यूनानी इतिहासकार माने जाते हैं। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। इनका जो ग्रंथ है पोलिबियस का वो है द हिस्टोरीज जो इनका ग्रंथ है। इन्होंने द हिस्टोरीज नाम से ग्रंथ लिखा था।
जिसमें रोम के उत्थान और राजनीतिक संतुलन की व्याख्या दी थी। रोम के उदय की विश्लेषणात्मक ढंग से रोम के उदय को इन्होंने इस पुस्तक के अंदर समझाया था। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इतिहास लेखन कला में समझे गए ऐतिहासिक तथ्य हिस्टोरिकल फैक्ट की प्रकृति का सर्वोत्तम वर्णन करता है। कौन सा कथन है जो इतिहास लेखन कला में समझे गए ऐतिहासिक तथ्य की प्रकृति का जो सर्वोत्तम वर्णन करता है। यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। सबसे पहला है कि इतिहासकार के द्वारा अतीत से चयनित और महत्व दिया गया एक असंसाधित डेटा। दूसरा ऑप्शन है कि एक सार्वभौमिक तथ्य जो वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से खोजा गया हो। तीसरा ऑप्शन है कि एक अपरिवर्तनीय तथ्य है जो अंततः व्याख्या से अप्रभावित रहा हो। यहाँ पर यह बात गलत हो जाएगी, क्योंकि अप्रभावित इतिहास में तथ्य हमेशा व्याख्यात्मक होते हैं। यह जो अप्रभावित वाला दृष्टिकोण है यह नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन तो इसमें सरासर गलत होगा। चौथा ऑप्शन है कि किसी कथा में प्रयुक्त होने से पहले किसी तथ्य को कम से कम 3 अलग अलग लेखों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है। जो ये सत्यापित करने की बात है, हालांकि इतिहास में फैक्ट भी सत्यापित किए जाते हैं, लेकिन यह जो पत्रकारिता या अभिलेख जांच से जुड़ा हुआ ज्यादा तर्क माना जाएगा। तो इतिहास लेखन का सर्वोत्तम तथ्य इसे भी नहीं कह सकते। चौथा ऑप्शन भी गलत है। दूसरा ऑप्शन भी इसका गलत होगा। दूसरा ऑप्शन में कहा गया कि सार्वभौमिक तथ्य जो वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से खोजा गया हो। हालांकि इतिहास में कई वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है कुछ खोज के लिए, लेकिन कोई प्राकृतिक विज्ञान इतिहास है जो कोई प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। इसलिए सार्वभौमिक वैज्ञानिक तथ्य की जो बात कही है यह इसकी प्रकृति से मेल बिल्कुल नहीं खाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कि इतिहासकार के द्वारा अतीत से चयनित और महत्व दिया गया एक असंसाधित डेटा। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका अब बिल्कुल सही होगा। इतिहासकार की जो व्याख्या वो लगभग इसी से मेल खाती है। उन्होंने कहा था कि इतिहासकार द्वारा चयन और व्याख्या से ही जीवन पाता है। यह केवल घटना नहीं बल्कि उसके अर्थ की व्याख्या से जुड़ा हुआ है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि इतिहास समय में पुरुषों का विज्ञान साइंस ऑफ मैन इन टाइम है। ये किसका तर्क है कि इतिहास जो है यह साइंस ऑफ मैन इन टाइम है? किसने दिया था यह तर्क? आरजी कोलिंगवुड ने, EH कार ने, मार्क ब्लोच ने या फिर लियोपोल्ड वॉन रांके ने? तो यह जो बात कही गई थी मार्क ब्लोच के द्वारा, जो फ्रांसीसी इतिहासकार थे। इन्होंने ये कहा था कि साइंस ऑफ मैन इन टाइम अर्थात समय में मनुष्य विज्ञान। उनका तात्पर्य था कि इतिहास का केंद्र जो है समय के प्रभाव में मानव अनुभव है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपनिवेशवाद का जो मुख्य उद्देश्य पूछा गया, संसाधनों का दोहन, सांस्कृतिक विकास, स्वतंत्रता को बढ़ावा देना या फिर सामाजिक सुधार। उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य पूछा है तो सामाजिक सुधार जो है, सुधार औपनिवेशिक हितों के अधीन थे लेकिन जनता के कल्याण के लिए नहीं थे। तो जनता के कल्याण के लिए नहीं थे, इसलिए सामाजिक सुधार इसे नहीं कह सकते। स्वतंत्रता को बढ़ावा नहीं, इसमें तो स्वतंत्रता का हनन किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन भी इसका गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक विकास भी इसका उद्देश्य नहीं था। संसाधनों का दोहन जो प्राकृतिक संसाधन थे, कृषि उपज, खनिज, इन सब का शोषण किया गया। सस्ते श्रम का उपयोग, श्रम शक्ति का शोषण किया गया, अपने बाजारों का विस्तार किया गया। ये सभी उपनिवेशवाद के उद्देश्य थे। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि EH कार की पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री के अनुसार अतीत के बारे में तथ्य को प्राथमिक रूप से कैसे पहचाना जाता है और ऐतिहासिक तथ्य माना जाता है? EH कार की पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री के अनुसार अतीत के बारे में तथ्य को प्राथमिक रूप से कैसे पहचाना जाता है और इसे ऐतिहासिक तथ्य माना जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला है कि सबसे पहले इसे सभी समकालीन साक्ष्यों और इतिहासकारों की आगामी पीढ़ियों द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए और निर्विवाद होना चाहिए।
दूसरा ऑप्शन, यह जो पहला ऑप्शन है, सबसे पहले सभी समकालीन साक्ष्यों और इतिहासकारों की आगामी पीढ़ियों द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना और निर्विवाद होना चाहिए। इस अवधारणा के तो इतिहासकार विरोधी थे, तो पहला ऑप्शन तो इसमें बिल्कुल गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है कि यह इतिहासकार के सक्रिय निर्णय, चयन और व्याख्या द्वारा परिवर्तित हो जाता है, जो इसे चुने हुए ढांचे या शोध प्रबंध के भीतर पारस्परिकता को महत्व प्रदान करती है। तो यह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इतिहासकार का चयन, क्रम और प्रसंग निर्धारित करता है। फैक्ट तभी बदलते हैं जब इतिहासकार उसे बुलाता है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है कि किसी भी इतिहासकार की व्याख्या की परवाह किए बिना वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व और अंतर्निहित वस्तुपरक महत्व के कारण ऐतिहासिक दर्ज प्राप्त करता है। यह जो अवधारणा दी गई थी, यह रांके की अवधारणा थी। इतिहासकार ने इसे भी खारिज किया था। चौथे ऑप्शन में दे रखा है कि इसका निर्धारण उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों की विशाल मात्रा से होता है, जो इसकी घटना की पुष्टि करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसे ऐतिहासिक विवरणों में स्वतः शामिल कर दिया जाता है। तो इस यह जो अवधारणा है, इसके भी इतिहासकार समर्थक नहीं थे। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। इतिहासकार के दृष्टिकोण में अभिलेख के परिणाम केवल माध्यम है। अभिलेख जो प्रमाण है, अभिलेखों की विशाल मात्रा से इन्होंने कहा कि उपलब्ध निर्धारण होता है। तो अभिलेख के मात्रा के बारे में इन्होंने इतिहासकार ने कहा कि यह सिर्फ एक माध्यम है, पूर्णतः सार नहीं है। तो इसलिए 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा 2 नंबर। तो 2 नंबर इसका जो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित कथन किसने कहा। यहाँ पर एक कथन दे रखा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि इतिहास का मूल्य और रुचि काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वर्तमान किस स्तर तक अतीत से प्रकाशित होता है। इतिहास का मूल्य और रुचि काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान किस स्तर तक अतीत से प्रकाशित होता है। तो यह जो बात की गई थी, यह बात की थी V.A. स्मिथ के द्वारा। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर किस विद्वान से जुड़ी है। लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर है जो कौन से विद्वान से जुड़ी है। लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इमैनुअल वॉलरस्टीन, सैमुअल पी हंटिंगटन, फ्रांसीसी फुकुयामा या फिर जोसेफ नई। किससे जुड़ी है लोकतंत्र की तीसरी लहर। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर इमैनुअल वॉलरस्टीन है। यह विश्व प्रणाली सिद्धांत के प्रवर्तक रहे थे। विश्व प्रणाली सिद्धांत के प्रवर्तक रहे थे जो इमैनुअल वॉलरस्टीन है। सैमुअल पी हंटिंगटन दूसरे नंबर पर है। सैमुअल पी हंटिंगटन। तो तीसरी लहर से जुड़े विद्वान यही है, सैमुअल। इन्होंने लोकतंत्र की तीनों लहरों का उल्लेख किया था और लोकतंत्र की जो तीनों लहरें इन्होंने बताई, इसमें पहली बताई थी 1828 से लेकर 1926 तक की। दूसरी इन्होंने जो बताई थी वो बताई थी 1943 से लेकर 1962 तक की। और लोकतंत्र की जो तीसरी इन्होंने लहर बताई थी, ये बताई थी 1974 से लेकर 1990 तक की। इनकी जो पुस्तक थी द थर्ड वेव, इनकी पुस्तक जो 1991 के अंदर इनकी प्रकाशित हुई थी, इसी के अंदर लोकतंत्र की तीनों लहरों का इन्होंने जो उल्लेख किया था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। फ्रांसीसी फुकुयामा जो है ये एंड ऑफ हिस्ट्री विचार के लिए प्रसिद्ध हुए थे और जोसेफ नहीं है जो सॉफ्ट पावर सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें जो तीसरी लहर के बारे में पूछा तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा अर्थशास्त्री वैश्वीकरण समर्थक तर्क दुनिया सपाट है से संबंधित है। कौन सा अर्थशास्त्री जो वैश्वीकरण समर्थक तर्क दुनिया सपाट है से संबंधित है। इनमें से कौन से हैं? मिल्टन फ्रीडमैन, जोसेफ स्टिग्लिट्ज या फिर थॉमस फ्रीडमैन या फिर जेफरी सैक्स। तो इनमें से कौन से जिन्होंने दुनिया सपाट है का मत के समर्थक रहे थे, तो वो थे थॉमस फ्रीडमैन जो अमेरिकी लेखक भी थे और अर्थशास्त्री थे। इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी 2005 में द वर्ल्ड फ्लैट में, इन्होंने कहा था कि ग्लोबलाइजेशन को प्रतिस्पर्धा के मैदान को समतल बना दिया है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो थॉमस फ्रीडमैन रहने वाला है। 3 नंबर।
जो जेफरी सेक्स थे ये स्थायी विकास के अर्थशास्त्री थे, और मिल्टन फ्रीडमैन है जो मुक्त बाजार प्रणाली के अर्थशास्त्री रहे थे, और जोसेफ स्टिग्लिट्ज जो है यह वैश्वीकरण के आलोचक रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इसमें है कि शीत युद्ध के दौरान म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का पद का प्रचलन हुआ, यह किससे संबंधित था? शीत युद्ध के दौरान म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पद का जो प्रचलन हुआ यह किससे संबंधित था? तो यह विचार कि परमाणु युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ दोनों का पूर्ण विनाश कर देगा। शीत युद्ध के समय शीत युद्ध मुख्यतः अमेरिका और रूस के मध्य ही चला था। तो यह जो विचार म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पद का जो प्रचलन हुआ था, इसमें यह विचार था कि परमाणु जो युद्ध है यह अमेरिका और सोवियत संघ दोनों का पूर्ण विनाश कर देगा। तो बिल्कुल सही है, 1 नंबर ही ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस्लामी पर्यावरण दृष्टिकोण का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इस्लामी पर्यावरण दृष्टिकोण का सिद्धांत नहीं है? तौहीद, एकता का सिद्धांत, शराफत, समानता का सिद्धांत, फितरा, सृजन का सिद्धांत, और मीजान संतुलन का सिद्धांत। इनमें से कौन सा जो इस्लामी पर्यावरण दृष्टिकोण का सिद्धांत नहीं है? सबसे पहले नंबर पर जो तौहीद, एकता का सिद्धांत है, इसका अर्थ होता है कि ईश्वर की एकता जो सृष्टि की एकात्मक दर्शाता है। सृष्टि की हर चीज एक ही सृष्टिकर्ता की देन है। मनुष्य और प्रकृति एक ही ईश्वर की एकता के अंग है। तो इसमें तो प्रकृति की बात की गई है, तो पर्यावरण दृष्टिकोण का सिद्धांत बिल्कुल ये तो है। दूसरे नंबर पर है शराफत, समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत इसका तात्पर्य नैतिक या सभ्यता से है। इस्लामी सिद्धांत है, परंतु पर्यावरण दृष्टिकोण से इसका कोई विशेष जुड़ाव नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन ही है जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तीसरे नंबर पर है फितरा यानी कि सृजन का सिद्धांत, मानव की स्वाभाविक स्थिति का सिद्धांत इसे कहा गया है, जिसमें सृष्टि का संरक्षण शामिल है। तो सृष्टि का संरक्षण शामिल है, अर्थात पर्यावरण दृष्टिकोण से बिल्कुल समानता रखता है। और चौथे नंबर पर है मीजान या संतुलन का सिद्धांत। मीजान या संतुलन का सिद्धांत यह भी पर्यावरण दृष्टिकोण से संबंधित है। तो इस पर्यावरण दृष्टिकोण से कौन सा सिद्धांत संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा 2 नंबर, शराफत, समानता का सिद्धांत। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि यूरोप में पुनर्जागरण काल के दौरान प्रचलित वैज्ञानिक तकनीकों पर निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा लागू नहीं होती है? यूरोप में पुनर्जागरण काल के दौरान प्रचलित वैज्ञानिक तकनीकों पर निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जो लागू नहीं होती है? ज्ञान प्रमाण्य होना चाहिए, ज्ञान धार्मिक विश्वास के अनुरूप होना चाहिए, ज्ञान तर्कसंगत होना चाहिए, और ज्ञान प्रमाण द्वारा समर्पित होना चाहिए। तो वैज्ञानिक तकनीकों पर निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जो लागू नहीं होती है? सबसे पहला ज्ञान प्रमाण्य होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। जो पुनर्जागरण काल था इसमें वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया गया था कि किसी भी ज्ञान को प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए। दूसरा है कि ज्ञान धार्मिक विश्वास के अनुरूप होना चाहिए। तो धार्मिक विश्वास के अनुरूप होना यह पुनर्जागरण काल से पहले की अवधारणा थी। इस काल में तो इस विचार का विरोध किया गया था। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा, जो इसका बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरे नंबर पर है कि ज्ञान तर्क संगत होना चाहिए, बिल्कुल ज्ञान तर्क संगत होना चाहिए। तर्कवाद पुनर्जागरण का मुख्य आधार बना था। और चौथे नंबर पर है ज्ञान प्रमाण द्वारा समर्पित होना चाहिए, प्रयोग व निरीक्षण से ही ज्ञान को मान्यता दी गई थी। तो चौथा ऑप्शन भी इसका सही होगा, तीसरा भी सही होगा, पहला भी सही होगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा, जो इसका उत्तर रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के द्वारा समाचार पत्र इंसाइटमेंट टू ऑफिसेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? समाचार पत्र जो अधिनियम था अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो ये आप सभी को पता है, 1908 के अंदर लागू हुआ था। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि पारसी धार्मिक दृष्टिकोण से पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? पारसी धार्मिक दृष्टिकोण से जो पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्या पहला ऑप्शन है कि इससे लोगों के बीच आर्थिक लाभ और आर्थिक समानता बढ़ती है।
पारसी धर्म जो पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते थे, तो ये आर्थिक लाभ से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते थे, तो पहला ऑप्शन है इसका बिल्कुल गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है कि इससे उनके समुदाय में सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी यह बात तो सही है, लेकिन यह प्राथमिक कारण नहीं था, तो इसलिए इसे भी हम सही नहीं मान सकते। तीसरा कि यह सरकारी नियम और विनियम था, तो सरकारी नियम यहाँ लागू नहीं हो रहा, यहाँ धार्मिक दृष्टिकोण की बात की गई है, तो तीसरा ऑप्शन भी इसका गलत होगा। चौथा है कि अहूर मजदा की रचना को संरक्षित रखना एक नैतिक कर्तव्य था। अहूर मजदा जो पारसियों के सर्वोच्च देवता थे और उनकी सृष्टि की रक्षा करना ही धर्म का हिस्सा था। उनकी ऐसा माना गया कि जो पर्यावरण की और इस सृष्टि की जो रचना की गई थी पारसियों के अनुसार कि अहूर मजदा के द्वारा की गई थी, तो उनके द्वारा जो ये सृष्टि रचित की गई उनकी रक्षा करना उनके धर्म का हिस्सा था, इसीलिए वो पर्यावरण संरक्षण को आवश्यक मानते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट और तिलक ने किस वर्ष अपनी पृथक इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा किया था कि एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वो अड्यार में स्थापित, इनकी जो शाखा है अड्यार में स्थापित की गई थी मद्रास में, और तिलक का जो होम रूल लीग था उसकी जो शाखा स्थापित की थी वो पुणे के अंदर की थी। और इनको दोनों का जो किस वर्ष इन्होंने अलग अलग लीग की स्थापना की थी, तो ये इन्होंने की थी 1916 के अंदर, जिसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था। तो इसका जो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QUAD समूह का हिस्सा नहीं है जिसमें भारत भी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वेड कहा गया QUAD समूह का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से कौन कौन से देश इसे हैं। तो इनमें जो देश है वो भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत है, तो दक्षिण कोरिया इसके अंदर नहीं होगा। ये जो 2007 के अंदर ऑस्ट्रेलिया इसका सदस्य बना था, जापान इसका संस्थापक सदस्य ही था, अमेरिका भी इसका संस्थापक सदस्य था, ऑस्ट्रेलिया 2007 में सदस्य बना और दक्षिण कोरिया इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने राजनीतिक कैदियों को रिहा न करने की स्थिति में किस स्थान पर सविनय अवज्ञा शुरू करने की धमकी दी थी। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने राजनीतिक कैदियों को रिहा न करने की स्थिति में कौन से स्थान से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की धमकी दी थी, तो यह दी थी बारदोली से। बारदोली कहाँ है, तो बारदोली अपने गुजरात के अंदर है। चौरा चोरी की जो घटना होती है इसके बाद इन्होंने जो आंदोलन चल रहा था वो गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। चौरा चोरी की घटना जो 5 फरवरी 1922 को हुई थी साबरमती में गांधी जी का आश्रम है। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की जो धमकी दी थी 1 फरवरी 1922 को, यह दी थी बारदोली से। बारदोली जो गुजरात में स्थित है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की शुरुआत किस वर्ष की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की शुरुआत कब की थी, तो यह की थी 1916 के अंदर, अप्रैल 1916 में की थी, जिसका मुख्यालय पुणे के अंदर रखा गया था। तो 1 नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पश्चिमी विचारक ने महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक ने महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन को गहराई से जो प्रभावित किया था, तो वह कौन थे। कार्ल मार्क्स, जेरेमी बेंथन, एडमंड बर्क या फिर लियो टॉल्स्टॉय। कार्ल मार्क्स जो है गांधी जी के विचारों से के बिल्कुल विपरीत विचारधारा थी कार्ल मार्क्स की, तो यह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा जेरेमी बेंथम ये उपयोगितावाद के समर्थक थे। तीसरे नंबर पर है एडमंड बर्क जो परंपरागत राजनीति और राजतंत्र के समर्थक थे। और चौथे नंबर पर है लियो टोल्स्टॉय जो एक रूसी लेखक थे। ये अहिंसा के, सत्य के और नैतिक जीवन पर इन्होंने बल दिया था। इनकी पुस्तक थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। गांधी जी इसी पुस्तक से जो प्रभावित हुए थे, तो गांधी जी ने इनके साथ पत्राचार भी किया था। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में
पंचशील और गुटनिरपेक्ष भारतीय राष्ट्रीय विदेश नीति के संस्थापक सिद्धांत थे। पंचशील को संदर्भित करते हैं। स्वतंत्र भारत में पंचशील और गुटनिरपेक्षता जो भारतीय राष्ट्रीय विदेश नीति के संस्थापक सिद्धांत थे। पंचशील किसको संदर्भित करता है? सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को, या फिर व्यापार के सिद्धांतों को, या फिर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को, या फिर एशियाई देशों के 5 सिद्धांतों को। 1954 के अंदर भारत और चीन के बीच समझौता हुआ और उसी समझौते में पंचशील सिद्धांत बने थे। 5 सिद्धांत कौन कौन से थे? वे थे एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, परस्पर आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ उठाना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व करना। तो इसका जो राइट आंसर होना यह रहेगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31A और 31B को शामिल किया गया, जिससे भारतीय राज्यों को भूमि सुधार लागू करने और उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण का अधिकार दिया गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31A और 31B को शामिल किया गया था? तो जो अनुच्छेद 31A और 31B को शामिल किया गया था, जो भारतीय राज्यों को भूमि सुधार लागू करने और उन्हें न्यायिक समीक्षा के से संरक्षण का अधिकार देता है, यह किया गया था पहले संविधान संशोधन। प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था जो 1951 के अंदर हुआ था, इसी के तहत 31A और 31B को सम्मिलित किया गया। छठा जो संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, इसके तहत जो मुख्य जो संशोधन किए गए थे वह केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य कर संबंधी अधिकारों को संशोधित किया गया था। तीसरा जो संविधान संशोधन हुआ था 1954 के अंदर, इसके अंदर जो विदेशी व्यापार और औद्योगिक नीति से संबंधित संशोधन किया गया था। और जो दूसरा संविधान संशोधन हुआ था 1952, इसके अंदर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधि के लिए जनसंख्या का आधार संशोधित किया गया था। तो इसमें हमें पूछा है 31A और 31B शामिल किसमें किया गया था? तो 31A और 31B जो शामिल किया गया था यह पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत किया गया था। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानवीय पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों से निपटने के लिए इस्लाम में 2 परिप्रेक्ष्य कौन से हैं? मानवीय पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों से निपटने के लिए इस्लाम में 2 परिप्रेक्ष्य कौन से हैं? नैतिक और विधिक, या आध्यात्मिक, व्यवहारिक और सांसारिक, या सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, या फिर आर्थिक और सामाजिक? तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आध्यात्मिक, व्यवहारिक और सांसारिक। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अध्ययनों के क्षेत्र में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? भारतीय अध्ययनों के क्षेत्र में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? यह जो सोसाइटी थी इसने ऐतिहासिक और साहित्यिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया था। मनुस्मृति हो गई, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, हितोपदेश हो गया, बौद्ध सूत्र हो गए, इन सभी का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। 1784 के अंदर जो सर विलियम जोन्स के द्वारा यह स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था, तो सबसे पहला ऑप्शन है कि इसने भारत के लिए ब्रिटिश प्रशासनिक कानूनों को संहिताबद्ध करने तथा देश के औपनिवेशिक शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा ऑप्शन है कि इसने भारत के प्राचीन ब्राह्मणवादी और बौद्ध साहित्य की पुनर्प्राप्ति, अनुवाद और विद्वतापूर्ण अध्ययन को प्रोत्साहित किया था। तीसरा ऑप्शन है कि इसने भारत में पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान की शुरुआत को सुगम बनाया था तथा देश के बौद्धिक परिदृश्य का आधुनिकीकरण किया था। चौथा ऑप्शन है कि इसने पुरातात्विक उत्खनन को प्रायोजित किया, जिसने प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के प्रमुख स्थलों को उजागर किया और देश के इतिहास पर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तो इसमें 4 अलग अलग बातें की गई है। एक में से पुरातात्विक उत्खनन की बात की गई है, दूसरे में वैज्ञानिक ज्ञान की शुरुआत करने की बात की गई है, एक में इसमें प्राचीन ब्राह्मणवादी और बौद्ध साहित्य की पुनर्प्राप्ति और अनुवाद तथा विद्वतापूर्ण अध्ययन को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 1784 के अंदर जो विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि इसके द्वारा जो प्राचीन ऐतिहासिक और साहित्यिक जो
ग्रंथ है इनका अंग्रेजी में अनुवाद करना। इसी के तहत मनुस्मृति, अभिज्ञान शाकुंतलम, बौद्ध साहित्य, हितोपदेश इन इत्यादि इन सभियों का सभी जो प्राचीन जो ग्रंथ है इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जैन ग्रंथों में किस ग्रंथ में वर्णित है कि 84 लाख प्रजातियां जिनमें जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र है। कौन सा जैन ग्रंथ है जिसके अंदर वर्णित है कि 84 लाख प्रजातियां जिनमें जन्म, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म इन सभी के चक्र से ये बंधे हुए हैं। तो कौन सा वो ग्रंथ है? कल्पसूत्र, छेद सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र या फिर तत्वार्थ सूत्र। सबसे पहले नंबर पर है जो कल्पसूत्र, यह महावीर स्वामी के जीवन और नियमों से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। इसके अंदर महावीर स्वामी के संपूर्ण जीवन के और महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए नियमों का इसमें उल्लेख मिलता है। दूसरे नंबर पर जो छेद सूत्र है यह संघ के अनुशासन और दंड नियमों से संबंधित है। तीसरे नंबर पर जो उत्तराध्ययन सूत्र है इसके अंदर जैन धर्म के नैतिक और दार्शनिक उपदेशों का संकलन किया गया है। और चौथा जो ऑप्शन है तत्वार्थ सूत्र, इसी के अंदर है जो 84 लाख प्रजातियों का इसमें उल्लेख किया गया, जन्म, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म के चक्कर का इसमें उल्लेख किया गया है। यह जो उमा स्वाति के द्वारा ग्रंथ है, उमा स्वाति के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पारसी धर्म में ब्रह्मांड में घटित सभी शुभ घटनाओं का प्राथमिक कारण किसे माना है? पारसी धर्म के अंदर जो ब्रह्मांड में घटित सभी शुभ घटनाएं जो है इनका प्राथमिक कारण किसे माना गया है? अहुर मजदा को, जारथुस्त्र को, आशा को या फिर अग्निदेव को? तो इसमें जो माना गया यह माना गया अहुर मजदा को। अहुर मजदा जो पारसियों के सर्वोच्च देवता या सृजन देवता थे, सभी सत्कर्म, ज्ञान और प्रकाश के जो स्रोत माने गए वो अहुर मजदा से ही माने गए हैं। जारथुस्त्र जो यह पारसी धर्म के प्रवर्तक थे लेकिन ईश्वर नहीं थे। आशा सत्य और न्याय का से यह सिद्धांत है। और अग्निदेव जो पवित्रता का प्रतीक थे, पवित्रता का प्रतीक माना गया पारसी धर्म में। तो इसमें जो सभी शुभ घटनाओं का जो प्राथमिक कारण माना गया वो अहुर मजदा को माना गया। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1885 से 1905 तक 1885 से 1905 तक कांग्रेस पूरी तरह से उदारवादी नेताओं के नेतृत्व में थी। 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस पूरी तरह से उदारवादी नेताओं के नेतृत्व में थी। इस दौरान नेताओं की महत्वपूर्ण मान्यता क्या थी? कांग्रेस के अंदर 1905 के अंदर 1907 के अंदर कांग्रेस में विभाजन हुआ था, नरम दल और करम दल के रूप में। तो इससे पहले जो ये नरम दल या फिर जिन्हें कई उदारवादी नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस का पूरा था। तो इस दौरान नेताओं की महत्वपूर्ण मान्यता क्या थी? ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा, ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा, ब्रिटेन के साथ संबंध, भारत के लिए अभिशाप, अंग्रेजों की न्याय भावना में अविश्वास या फिर हिंसक तरीकों का समर्थन। हिंसक तरीकों का जो समर्थन किया था यह करमदल के द्वारा किया गया था, जिन्हें उग्रवादी नेता कहा गया था, उग्रवादियों के द्वारा किया गया था जो 1907 के बाद आते हैं। इनका जो प्रमुख महत्वपूर्ण मान्यता थी यह थी ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा, ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा निभाई थी। इसके अंदर दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है, फिरोज शाह मेहता का नाम आता है। ब्रिटिश के साथ संबंध भारत के लिए जो अभिशाप है यह तो क्रांतिकारी दृष्टिकोण था। अंग्रेजों की न्याय भावना में अविश्वास की अगर बात की जाए तो यह भी 1905 के बाद जो करमदल के नेता थे उन्हीं का दृष्टिकोण था। तो उदारवादियों का जो दृष्टिकोण था यह था ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित 4 कथनों का संदर्भ लीजिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सही है। नीचे इसका कूट दे रखा है, तो इस कूट के माध्यम से हमें बताना होगा कि इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। सबसे पहला कि बौद्ध धर्म में कर्म की अवधारणा भविष्य के प्रति नैतिक जिम्मेदारी का बोध कराती है। बौद्ध धर्म में कर्म की जो अवधारणा है भविष्य के प्रति नैतिक जिम्मेदारी का बोध करवाती है। बिल्कुल यह सही बात है, क्योंकि कर्म भविष्य में पुनर्जन्म निर्धारित करता है, ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया है। दूसरा ऑप्शन है कि जैन धर्म पूर्ण रूप से आत्म मुक्ति पर केंद्रित है और इसमें पर्यावरण संबंधित चिंता के लिए कोई स्थान नहीं है।
पर्यावरण संबंधी चिंता के लिए कोई स्थान नहीं है, तो यह बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि जैन धर्म अहिंसा और जीव रक्षा का गहरा संबंध है जैन धर्म से। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है कि जैन धर्म में अहिंसा केवल भौतिक स्तर पर लागू होती है। यह बात भी गलत है। अहिंसा विचार वचन कर्म तीनों स्तरों पर लागू हुई थी, ना कि सिर्फ भौतिक स्तर पर। तो तीसरा ऑप्शन भी इसका गलत होगा। चौथा ऑप्शन है कि प्रकृति पर जैन घोषणा द जैन डिक्लेरेशन ऑफ नेचर 1990 में ब्रह्मांड के प्रति मानवता की नैतिक जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया। प्रकृति पर जो जैन घोषणा की गई थी, द जैन डिक्लेरेशन ऑफ नेचर 1990 में, इसमें ब्रह्मांड के प्रति मानवता की नैतिक जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया। तो बिल्कुल यह बात सही है। 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो इसमें 2 और 3 गलत है, 1 और 4 सही है। तो 1 और 4 के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने वायसराय को 11 मांगों की सूची भेजी थी। निम्नलिखित में से कौन सी मांग उनमें से नहीं है? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने जो वायसराय को इरविन को 11 मांगों की सूची भेजी थी, इनमें से कौन सी उनमें से नहीं है? तो जो 11 मांगों की जो सूची भेजी गई थी, इनमें से कौन कौन सी वो 11 मांगे हैं? इन 11 मांगों के बारे में अगर हम बात करें कौन सी नहीं थी, तो इसमें सैन्य व्यय में 50% वृद्धि, सैन्य व्यय में 50% वृद्धि करने की नहीं, बल्कि सैन्य व्यय को घटाने की बात की गई थी। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि उच्च रैंक वाले सरकारी अधिकारियों के वेतन में अधिक कटौती की जाए, नमक कर का उन्मूलन किया जाए, शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। इसके अलावा जो मांगे थी इन 11 सूत्र में, इनमें थी कि विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग पेश की जाए, लगान की राशि 50% कम की जाए, रक्षात्मक जो शुल्क लगे उनको विदेशी वस्त्रों के आयात को नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा भारतीय समुद्र तट पर केवल भारतीय जहाज ही रहे, गुप्तचर विभाग या तो समाप्त कर दिया जाए या फिर उस पर सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित किया जाए। भारतीयों को आसपास के लिए आग्नेय अस्त्र रखने का अधिकार, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेय अस्त्र रखने का अधिकार मिले। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किए जाने की इसमें बात की गई थी। तो इस प्रकार के जो 11 सूत्री मांग महात्मा गांधी ने इरविन को भेजे थे, जिन्हें 11 सूत्री मांग या 11 मांगों की सूची इन्हें कहा जाता है। तो इसमें जो सैन्य व्यय में 50% वृद्धि की बात नहीं, बल्कि सैन्य व्यय को घटाने की बात की गई थी। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा एक नहीं है, तो 1 नंबर इसका नहीं रहेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि योजना आयोग के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब जारी किया गया? योजना आयोग के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब जारी किया गया था? तो यह किया गया था 1951 के ग्रीष्मकाल में, जिसका उद्देश्य था कृषि, सिंचाई और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास करना। तो 1951 के ग्रीष्मकाल में जो इस योजना आयोग का प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध आह्वान दिल्ली चलो कहां से जारी किया था? सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध आह्वान दिल्ली चलो कहां से जारी किया था? सिंगापुर से, बर्लिन से, टोक्यो से या फिर वर्मा से? तो यह किया था सिंगापुर से। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 1943 के अंदर आजाद हिंद सरकार का गठन किया था और यह नारा दिया था कि दिल्ली चलो। तो सिंगापुर 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि महावंश इतिहास किस भाषा में लिखा गया? महावंश इतिहास कौन सी भाषा में लिखा गया? तो यह पाली भाषा में होगा। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान शैव धर्म को पूर्व वैदिक धर्म नहीं मानता? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है जो शैव धर्म को पूर्व वैदिक धर्म नहीं मानता? कौन सा विद्वान शैव धर्म को पूर्व वैदिक धर्म नहीं मानता? के नीलकंठ शास्त्री, सर जॉन मार्शल, मराईमलई आदिगल या फिर जीपीयू पोप? इनमें से कौन सा जो शैव धर्म को जो पूर्व वैदिक धर्म नहीं मानता? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो ऑप्शन है के नीलकंठ शास्त्री, यही इसका राइट आंसर होगा। शैव धर्म को वैदिक परंपरा के बाद का माना इन्होंने। शैव धर्म जो है, इन्होंने कहा कि वैदिक जो परंपरा थी उसके बाद ये शैव धर्म का प्रचलन हुआ था, इससे पहले शैव धर्म का प्रचलन नहीं था।
सर जॉन मार्शल जो है, सर जॉन मार्शल, इन्होंने सिंधु सभ्यता में जो पशुपति की जो मोहर पाई गई थी, इसके आधार पर सेव परंपरा को पूर्व वैदिक कालीन इन्होंने माना है। मलाई आदिगल जो है, इन्होंने द्रविड़ सेव मत को वैदिक धर्म से भी प्राचीन माना है। और जीयू पोप, इन्होंने तमिल ग्रंथों के अनुवादक रहे थे, तमिल ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद किया था और इन्होंने भी सेव परंपरा को प्राचीन माना था। तो इसमें से जो एक नंबर ऑप्शन है नीलकंठ शास्त्री, इन्होंने कहा था कि सेव धर्म जो वैदिक परंपरा के बाद का है, वैदिक परंपरा के पश्चात आया सेव धर्म, तो वैदिक परंपरा के पश्चात है, पूर्व का नहीं माना था, इसलिए एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राचीन सूत्र साहित्य में शामिल नहीं किया गया। प्राचीन सूत्र साहित्य में किसे शामिल नहीं किया गया? शिक्षा को, ऐत्रेय को, छंद को या फिर व्याकरण को? प्राचीन सूत्र साहित्य जिसके तीन भाग है, सूत्र साहित्य के तीन भाग है। तीन भाग कौन से? वेदांग जो कितने 6 वेदांग है, और वेदांग के अलावा सूत्र ग्रंथ, और सूत्र ग्रंथों के अलावा जो धर्मशास्त्र, सूत्र ग्रंथ, धर्मशास्त्र और जो है वेदांग थे। तो इसमें जो सूत्र साहित्य में सम्मिलित कौन सा नहीं है? ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ था, ऐत्रेय एक ब्राह्मण ग्रंथ था, ना कि सूत्र साहित्य नहीं था, इसलिए से सूत्र साहित्य में सम्मिलित नहीं किया गया। शिक्षा जैसे जो वेदांग का ही भाग था, उच्चारण से संबंधित यह सूत्र था, इसे वैदिक साहित्य रूपी शरीर की नासिका कहा गया था। छंद जो है यह भी वेदांग का भाग था, जो 6 वेदांग थे इन्हीं का भाग था छंद, और यह भी वैदिक साहित्य रूपी शरीर का इसे पैर कहा गया। व्याकरण भी वेदांग का भाग था और इसे वैदिक साहित्य रूपी शरीर का जो मुख कहा गया था। तो ये तीनों प्राचीन सूत्र साहित्य के भाग थे। सूत्र साहित्य का भाग वेदांग, और वेदांग के जो 6 भाग थे उन्हीं में से शिक्षा, छंद और व्याकरण है। ऐत्रेय जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ना कि सूत्र साहित्य। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सिलोन में सुधार की राजनीतिक मांगों को एकजुट करने के लिए 1919 में किस संगठन का गठन किया गया था? सिलोन में सुधार की राजनीतिक मांगों को एकजुट करने के लिए 1919 में जो 1919 के अंदर किस संगठन का गठन किया गया था? कौन से संगठन का जो गठन किया गया था? तो इसमें श्रीलंकाई स्वतंत्रता लीग, दक्षिण एशियाई राष्ट्रीय समिति, सिलोन राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर यूनाइटेड सिलोन एसोसिएशन। इसमें कौन से संगठन का जो गठन किया गया था? तो यह इसमें होगा सिलोन राष्ट्रीय कांग्रेस। सिलोन राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका गठन 1919 के अंदर किया गया था। अर्जुन सिंह और जेम्स पीरस नाम के 2 व्यक्ति थे, इनके द्वारा 1919 के अंदर अर्जुन सिंह और जेम्स पीरस के द्वारा जो इसका गठन किया गया था। श्रीलंका जो स्वतंत्रता लीग है, ये इसके बाद का गठन है। दक्षिणी एशियाई राष्ट्रीय समिति, ऐसा कोई संगठन का उल्लेख श्रीलंका में नहीं मिलता है। और यूनाइटेड सिलोन एसोसिएशन जो है यह 19वीं सदी का संगठन था। तो यह 19वीं सदी का संगठन था, यह भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है सिलोन राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1846 के कोट नरसंहार के लिए 1846 के कोट नरसंहार के लिए उत्तरदायी वह व्यक्ति कौन था? 1846 के कोट नरसंहार के लिए उत्तरदायी वह व्यक्ति कौन था जिसके बाद वह प्रधानमंत्री बना और तत्पश्चात 1856 की शाही संसद के माध्यम से नेपाल में अपने परिवार के पूर्ण शासन को संस्थागत रूप दिया? 1846 के कोट नरसंहार के लिए उत्तरदायी वह व्यक्ति कौन था जिसके बाद वह प्रधानमंत्री भी बना और तत्पश्चात 1856 की शाही संसद के माध्यम से नेपाल में अपने परिवार के एक पूर्ण शासन को संस्थागत रूप दिया था? तो यह कौन था? तो यह था जंग बहादुर राणा, जो 1856 में राणा वंश की स्थापना की थी 1856 के अंदर, और वंशानुगत शासन इसने आरंभ किया था। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वीनारायण शाह जो है यह नेपाल का एकीकरण करने वाले शासक थे। नेपाल का एकीकरण किया था पृथ्वीनारायण शाह के द्वारा। बीपी कोइराला जो है यह नेपाल के पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बने थे, पहले लोकतांत्रिक पीएम बने थे। और ये कब बने थे? यह बने थे 1959 के अंदर, 1959 में पीएम बने थे। और राजा त्रिभुवन जो है यह राणा शासन का विरोध करने वाला राजा था, जो जंग बहादुर राणा के द्वारा राणा वंश की जो स्थापना की गई थी। इसी राणा शासन का जो विरोध करने वाले जो राजा थे वो थे राजा
त्रिभुवन। तो इसमें जो पूछा गया इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा, जंग बहादुर राणा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में 1970 में हुए पहले आम चुनाव में, बांग्लादेश में 1970 में पहले आम चुनाव में किसने राष्ट्रीय सभा में बहुमत हासिल किया? कौन सी पार्टी थी जिसने राष्ट्रीय सभा में बहुमत हासिल किया था? बांग्लादेश के 1900 जब पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, जब इसे आज़ादी मिली 1970 में, और फिर इस यहाँ के जो पहले आम चुनाव हुए थे, इसमें से कौन सी पार्टी थी किसने जो राष्ट्रीय सभा में बहुमत हासिल किया था? पूर्वी पाकिस्तान कांग्रेस, मुस्लिम लीग, पीपुल्स पार्टी या फिर अवामी लीग? तो पूर्वी पाकिस्तान कांग्रेस यहाँ पर अस्तित्व में नहीं थी। मुस्लिम लीग जो यह पश्चिमी पाकिस्तान में थी, यहाँ पर पराजित ही रही थी। पीपुल्स पार्टी यह जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी थी जो पश्चिमी पाकिस्तान में जीती थी। अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, पूर्वी पाकिस्तान में इसे पूर्ण बहुमत मिला था। यह शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, इसे ही बहुमत मिला था। तो इसका जो राइट आंसर होगा अवामी लीग होगा, अवामी लीग इसका राइट आंसर होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, इन तीनों कथनों में से हमें बताना है कि कौन कौन सा कथन है जो इसमें से बिल्कुल सही कथन है। सबसे पहला है कि आंग्ल नेपाली युद्ध 1816 से 1818 तक चला था। तो आंग्ल नेपाली जो युद्ध है ये 1816 से 18 तक नहीं, बल्कि यह चला था 1814 से लेकर 1818 तक। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत होगा। दूसरा कि आंग्ल नेपाली युद्ध के बाद संगोला के संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो संगोला की संधि नहीं थी, वो सुगोली की संधि थी। संगोला की संधि नहीं थी, कौन सी संधि थी? वह थी सुगोली की संधि। जो आंग्ल नेपाल युद्ध के पश्चात जो संधि हुई थी, समझौता हुआ था, वो थी सुगोली की संधि। तो इसलिए संगोला नहीं था। 2 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है कि आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति के परिणाम स्वरूप नेपाल को तराई क्षेत्र के बड़े भाग सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय क्षति हुई थी। आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति के पश्चात परिणाम स्वरूप नेपाल को जो तराई क्षेत्र के बड़े भाग सहित महत्वपूर्ण क्षति हुई थी, बिल्कुल यह क्षेत्र अंग्रेजों के पास चला गया था। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। तो इसमें 1 और 2 गलत है और केवल 3 सही है, केवल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में केवल 3 सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है? अष्टांगिक मार्ग कौन से थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। ये जो अष्टांगिक मार्ग दिखाए गए थे, इनमें से कौन सा जो अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है? तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक जीविका है, सम्यक संकल्प है, सम्यक तीर्थयात्रा जो अष्टांगिक इस मार्ग में नहीं है। इसके अंदर दृष्टि आएगा, संकल्प आएगा, वाक, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। ये 8 जो मार्ग दिखाए गए थे, इसमें तीर्थयात्रा का कोई जिक्र नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अगला प्रश्न है कि राजिम शिलालेख में किस राजा का उल्लेख राजीव लोचन नामक विष्णु मंदिर के निर्माता के रूप में हुआ? राजिम शिलालेख में किस राजा का जो उल्लेख है राजीव लोचन नामक विष्णु मंदिर के निर्माता के रूप में हुआ था? स्कंदवर्मन का, विलास तुंग का, मध्यमराज द्वितीय का या फिर अनंत वर्मन का? किसका हुआ था? तो इसमें जो बात की गई है सबसे पहले स्कंदवर्मन। तो स्कंदवर्मन एक पल्लव शासक थे, स्कंदवर्मन पल्लव शासक थे। दूसरे नंबर पर है विलासतुंग ही इसका राइट आंसर होगा, जिसका राजिम शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि राजीव लोचन नामक विष्णु मंदिर के निर्माता थे। और यह कौन से शासक थे? तो यह थे चालुक्य वंश के शासक थे। मध्यमराज द्वितीय यह सोमवंशी शासक थे। और अनंत वर्मन जो यह गंग वंश के शासक थे, गंगवंश के शासक थे अनंत वर्मन। मध्यराज जो सोमवंशी थे, विलासतुंग चालुक्य शासक थे। इन्हीं ने राजीव लोचन नामक विष्णु मंदिर का निर्माण किया था, जिसका हमें उल्लेख राजिम शिलालेख के अंदर प्राप्त होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1956 में हुई किस महत्वपूर्ण घटना से सिंहल और बौद्ध धर्म को श्रीलंका की राष्ट्रीय पहचान के केंद्र के रूप में औपचारिक रूप से बढ़ावा मिला?
1956 की हुई किस महत्वपूर्ण घटना से सिंहल और बौद्ध धर्म को श्रीलंका की राष्ट्रीय पहचान के केंद्र के रूप में औपचारिक रूप से बढ़ावा मिला था? कौन सी घटना? चार घटनाएं दे रखी है। राजभाषा अधिनियम, केवल सिंहल अधिनियम का अधिनियम, संविधान में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित करना, सिंहल और तमिल समुदायों के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर होना, या फिर नागरिक अधिनियम पारित करना जिससे सभी जातीय समूहों को समान अधिकार प्रदान किए गए थे। तो नागरिक अधिनियम जो पारित किया गया था यह 1948 के अंदर किया गया था। नागरिक अधिनियम पारित 1948 के अंदर किया गया था। सिंहल और तमिल समुदाय के बीच जो शांतिपूर्ण समझौता हुआ था यह 1957 के अंदर हुआ था। यहाँ हमसे पूछा है कि 1956 में कौन सी घटना थी जिससे सिंहल और बौद्ध धर्म को श्रीलंका की राष्ट्रीय पहचान के केंद्र के रूप में औपचारिक बढ़ावा मिला था? तो यह मिला था राजभाषा अधिनियम के तहत। सिंहल को राजभाषा घोषित किया गया था इसके तहत। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक अस्थिरता के दौर के बीच जिसमें सरकारों में लगातार बदलाव हुए, शेर बहादुर देवबा को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री किस वर्ष नियुक्त किया गया? राजनीतिक अस्थिरता के दौर के बीच जो जिसमें सरकारों में लगातार बदलाव हुए थे, शेर बहादुर देवबा को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था 2001 के अंदर। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि मई 1980 में नेपाल में हुए जनमत संग्रह का परिणाम क्या था? मई 1980 में जनमत संग्रह का परिणाम क्या निकला था? जनमत संग्रह से बहुमत के पंचायत प्रणाली का समर्थन किया गया था। जनमत संग्रह के पहला ऑप्शन है कि जनमत संग्रह के परिणाम स्वरूप संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई, बहुमत ने बहुदलीय लोकतंत्र को बहाल करने के लिए मतदान किया, या फिर राजनीतिक अशांति के कारण जनमत संग्रह को स्थगित किया गया, या फिर बहुमत ने सुधारित पंचायत प्रणाली को बरकरार रखने का समर्थन किया था। तो जो जनमत संग्रह हुआ था इन्होंने बहुमत के पंचायतन प्रणाली का समर्थन किया था। तो पंचायतन प्रणाली को बरकरार रखने का समर्थन इसमें मिला था। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को किस पुस्तक में संकलित किया? कन्फ्यूशियस की मृत्यु के बाद जो उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को कौन सी पुस्तक के अंदर संकलित किया था? यहाँ पर 4 पुस्तकों के नाम दे रखे हैं। जर्नी टू द वेस्ट, द एनालेक्ट्स, द रोमांस ऑफ 3 किंगडम, या फिर आउटलेज ऑफ द मार्स। इनमें से किसके अंदर है जो कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं को संकलित किया गया था? तो आउटलेज ऑफ द मार्स जो है यह एक लोक कथा है। तीसरे नंबर पर द रोमांस ऑफ 3 किंगडम, यह जो ऐतिहासिक उपन्यास है। दूसरे नंबर पर है द एनालेक्ट्स, इसी के अंदर है जो कन्फ्यूशियस की वचनावलियाँ संकलित की गई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले नंबर पर है जर्नी टू द वेस्ट, यह एक पौराणिक कथा है, तो यह भी इसका आंसर नहीं होगा। कन्फ्यूशियस की जो शिक्षाओं का, उनके बातों का, उनकी वचनों का जो संकलन उनके शिष्यों के द्वारा किया गया था, यह किया गया था द एनालेक्ट्स के अंदर। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नेपाल का एकल साम्राज्य के अंतर्गत एकीकरण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था? नेपाल का एकल साम्राज्य के अंतर्गत एकीकरण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो नेपाल का जो एकीकरण किया गया था यह अभी मैंने बताया था, पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा किया गया था। इन्होंने नेपाल को एकल राज्य में सम्मिलित किया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मलेशिया में वर्षीय सुधार आंदोलन किससे संबंधित था? वर्षीय सुधार आंदोलन किससे संबंधित था? सामाजिक न्याय से संबंधित, राजनीतिक अधिकारों से संबंधित, आर्थिक अधिकारों से संबंधित, या फिर धार्मिक शुद्धता से संबंधित। तो वर्षीय सुधार जो आंदोलन था यह चुनावी सुधार और पारदर्शिता के लिए किया गया था। भ्रष्टाचार खत्म करने की इसमें बात की गई थी, इसी के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो यह राजनीतिक अधिकारों को लेकर आंदोलन था। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सिलोन को स्वतंत्रता कब मिली थी? स्वतंत्रता मिली किसे थी? तो इनको स्वतंत्रता मिली थी ब्रिटिशर से इनको स्वतंत्रता कब मिली थी? तो यह मिली थी 4 फरवरी 1948 को। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है।
अगला प्रश्न है कि किस संधि के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप पर नियंत्रण के बदले इंडोनेशियाई द्वीप समूह पर डच दावों को ब्रिटिश मान्यता दी गई? किस संधि के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप पर नियंत्रण के बदले इंडोनेशियाई द्वीप समूह पर डच दावों को ब्रिटिश मान्यता दी गई थी? कौन सी संधि के तहत दी गई थी? 1824 की एंग्लो डच संधि के तहत, पेरिस की संधि 1763 इसके तहत, या फिर टोर्डेसलेस की संधि के तहत, या फिर यूटेक्ट की संधि के तहत? कौन सी संधि के तहत जो मलय प्रायद्वीप पर नियंत्रण के बदले इंडोनेशिया द्वीप समूह पर डच दावों को मान्यता दी गई थी? तो इसमें जो यूटेक्ट की जो संधि है यह फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य हुई थी। फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य हुई थी और यह हुई थी 11 अप्रैल 1713 ईस्वी को हुई थी। टोर्डेसलेस की जो संधि है यह स्पेन और पुर्तगाल के मध्य हुई थी, 1494 ईस्वी के अंदर हुई थी, 7 जून 1494 में हुई थी। तीसरे नंबर पर पेरिस की संधि। पेरिस की संधि फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य हुई थी, जो फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहे थे 1756 से 1763 तक, जो 7 साल युद्ध चले थे जिन्हें सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन युद्धों की समाप्ति के पश्चात पेरिस में संधि होती है, जिसे पेरिस की संधि कहते हैं। पहले नंबर पर है 1824 की एंग्लो डच संधि। इस संधि के तहत ही ब्रिटेन को जो मलय प्रायद्वीप प्राप्त होता है और डच को जो इंडोनेशिया क्षेत्र प्राप्त होता है। तो इसी के तहत मलय प्रायद्वीप पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण होता है और इंडोनेशिया पर डच दावों को ब्रिटिश मान्यता देते हैं। तो 1824 की एंग्लो डच संधि 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1911 में डच ईस्ट इंडीज में गठित सारेकत इस्लाम आंदोलन का लक्ष्य मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा था? 1911 के अंदर डच ईस्ट इंडीज में गठित सारेकत इस्लाम जो आंदोलन था, सारेकत इस्लाम आंदोलन का मुख्य लक्ष्य इनमें से कौन सा था? तो सारेकत जो इस्लाम आंदोलन था यह शुरुआत में तो एक व्यापारिक संगठन था। सारेकत इस्लाम यह शुरुआत में व्यापारिक संगठन था, लेकिन शीघ्र यह राजनीतिक हो गया था। इंडोनेशिया का इसे पहला राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की मान्यता भी प्राप्त है। 1916 तक यह पूरे इंडोनेशिया में 80 से अधिक जो शाखाएं पूरे इंडोनेशिया के अंदर खोल ली थी। इसके बढ़ते कट्टरपंथ को देखते हुए डच अधिकारियों इसे दबाने की कोशिश भी की थी। तो इसमें इसका जो मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था चीनी विरोधी व्यापारियों का यह संघ था। शुरुआत में यह व्यापारिक ही संगठन था, तो इसी के चीनी विरोधी व्यापारियों का इसे संघ कहा गया था। बाद में यह राजनीतिक रूप में परिवर्तित हुआ था। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1893 में फ्रैंको सियामी युद्ध का परिणाम क्या था? 1893 के फ्रैंको सियामी जो युद्ध हुआ था, इस फ्रैंको सियामी युद्ध का परिणाम क्या था? लाओस पर फ्रांस का नियंत्रण, फ्रांस द्वारा सियाम का उपनिवेशीकरण, उत्तरी सियाम का ब्रिटिश में विलय, या फिर सियामी गणराज्य की स्थापना। 1893 के फ्रैंको सियामी युद्ध का परिणाम इनमें से क्या था? तो इस युद्ध के दौरान जो सियाम ने जो लाओस का जो क्षेत्र था यह फ्रांस को सौंप दिया था। तो लाओस पर फ्रांस का नियंत्रण हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नेपाल की पहली विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? नेपाल की पहली विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना नेपाल में हुई थी। पहली विकास योजना के परिणाम स्वरूप यह कौन से वर्ष शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 1956 के अंदर। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने 51 से लेकर 100 तक प्रश्न यानी कि 50 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की। लगभग 1 घंटे की यह क्लास रही है। आपको यह क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके अवश्य बताना। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम कल के अगले पार्ट में, जिसके अंदर हम 101 से 200 तक नहीं, हम 101 से 150 तक ही करेंगे। इसके पश्चात जो उसके अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 4 के अंदर 151 से लेकर 200 तक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि टोटल 4 पार्ट में जो इस पूरे 200 प्रश्नों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आपको आशा करता हूं कि क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी, आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं एक नए क्लास के अंदर, तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद,
वंदे मातरम।